हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स का 2024 का ये सब्जेक्टिव का आंसर है, जो कि साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। और वैसे इकोनॉमिक्स तो आर्ट्स में भी आता है, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह से आपको सभी ईयर का सब्जेक्टिव का आंसर कराया जा रहा है। और इसका प्लेलिस्ट जो बना हुआ है क्लास 12th आंसर, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप जाकर के देखिए और अपने रिवीजन को मजबूत बनाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। इसका आंसर टाइपिंग कराना छूट गया है, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। और नहीं तो कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसको लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें लिखा हुआ है, गिफिन वस्तु से आप क्या समझते हैं, इस वस्तु के लिए मांग वक्र को रेखाचित्र से दर्शाइए। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर है 33। तो ये रहा आंसर, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, राइट। और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया जा रहा है, उसको आप बिल्कुल जा करके देखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 33, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ये रहा है इसका आंसर। इसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन है ये रहा 34, ठीक है। तो 34 आप देख लीजिए, राइट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो 34 में देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति में 10% की वृद्धि होती है, तो वस्तु की पूर्ति लोच की गणना कीजिए और अपने उत्तर पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए लिखा हुआ, किन्हीं 4 प्रश्नों को लिखिए जिसका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36। इसमें लिखा हुआ है, मुद्रा लेखे की इकाई का कार्य करती है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट करता है, आप देखिए उसको, और सारे प्रीवियस ईयर जितना बता रहे हैं सारे देख लीजिए, तो आपका इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा से अच्छा एग्जाम चल जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें लिखा वित्तीय बाजार को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। और इकोनॉमिक्स का आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप बिल्कुल चैनल से बने रहिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 38, तैरती विनिमय दर को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ से सेक्शन बी आ जाता है, इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर है 39। इसमें लिखा हुआ है, एक मांग की रेखा ऋणात्मक ढाल क्यों होती है। तो इसका आंसर भी टाइपिंग कराना छूट गया है, राइट, इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देख लिखा, औसत लागत से आप क्या समझते हैं, यह सीमांत लागत से किस प्रकार संबंधित है, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर ये रहा। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। और ये रहा बाकी का आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 41। इसमें लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों का बाजार संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। ये रहा 3 क्वेश्चन, ठीक है। और ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए तो ये रहा बाकी का आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद ये रहा डायग्राम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है 42, अगला क्वेश्चन आपका है 42। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय को सकल घरेलू उत्पाद से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला आपका ये रहा आंसर, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है, राइट, तो ये रहा घरेलू सकल उत्पाद के संदर्भ में। तो 2 बातें उल्लेख करना था। तो ये रहा, सकल को इंग्लिश में ग्रोस कहते हैं और घरेलू को डोमेस्टिक इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें लिखा, भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप की व्याख्या कीजिए। तो ये रहा इसका, अच्छे से आप देख लीजिए आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें लिखा हुआ है, सरकारी बजट के किन्हीं 3 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर ये है, ये हो गया इसका आंसर, यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो ये 3 पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद 3 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट में है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45, इसमें लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। और ये रहा इसका सॉल्यूशन, राइट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया 46 क्वेश्चन नंबर, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें लिखा हुआ है,
मित व्ययितता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये रहा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 48। तो ये हो गया 48, इसका आंसर यहाँ पर, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन आपका है 49, ये रहा क्वेश्चन नंबर 49, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग को रोक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ये रहा बाकी का पॉइंट, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है 50, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, इसको आप देख लीजिए। चलिए, और ये रहा बाकी का भी आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51, इसको आप देख लीजिए, राइट। हो गया इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 52, इसमें लिखा है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना के व्यय विधि का वर्णन करें। तो ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर स्टार्ट हो गया, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ है दोस्तों, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन आपका हो गया 2024 का इकोनॉमिक्स का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।